गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि हमारा जो उपविषय चल रहा है कृतिका भाग 2 से अध्याय नंबर 3 साना साना हाथ जोड़े। ठीक है, आप जो ये है क्या नाम है नंबर 3 निकाल लें। इधर से शुरू करेंगे। हम लगातार ऊंचाइयों पर चढ़ते जा रहे थे, वैसे इसे पढ़ चुके थे लेकिन पुनः पढ़ लीजिएगा। जितेन बता रहा था कि अब हम हर मोड़ पर एयर पिन बेंट लेंगे और तेजी से ऊंचाई पर चढ़ते जाएंगे। एयर पिन बेंट क्या होता है? जो बालों में लगाई जाती है। एयर पिन बेंट के ठीक पहले एक पड़ाव पर देखा 7-8 वर्ष की उम्र के ढेर सारे पहाड़ी बच्चे स्कूल से लौट रहे थे और हमसे लिफ्ट मांग रहे थे। जितेन ने बताया हर दिन 3.5 किलोमीटर की पहाड़ी चढ़ाई चढ़कर ये बच्चे स्कूल जाते हैं। क्या स्कूल बस में ही? मणि के पूछने पर जितेन हंस पड़ा। मैडम, यह मैदानी नहीं पहाड़ी इलाका है। मैदान की तरह यहाँ कोई भी आपको चिकना वर्बीला नहीं मिलेगा। चिकना वर्बीला क्या होता है? जिसकी तोंद बाहर निकल जाती है, यानी कि जिसका पेट मोटा हो जाता है। यहाँ जीवन कठोर है। नीचे तराई में ले देकर एक ही स्कूल है। और ये जो बात बोली है ना जितेन नार्गे ने लेखिका को कि यहाँ पर कोई भी चिकना वर्बीला नहीं मिलेगा, इस पंक्ति का आशय यही है। उनका जो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर जो कोई भी व्यक्ति है वो कठिन परिश्रम करता है, मेहनत करता है, आरामदायक जीवन वो अपना नहीं व्यतीत करता। इसलिए कोई भी यहाँ पर ऐसा व्यक्ति नहीं है जो मेहनत न करता होगा, क्योंकि मेहनत करने वाले व्यक्ति की जो तोंद है वो बाहर नहीं निकल सकती, जो कठिन परिश्रम करते हैं। ठीक है, इसलिए ये बात कही है जितेंद्र नार्गे ने लेखिका को। चलिए आगे चलिए। नीचे तराई में ले देख रहे कि स्कूल है, दूर दूर से बच्चे उसी स्कूल में जाते हैं और सिर्फ पढ़ते ही नहीं है। इनमें से अधिकांश बच्चे शाम के समय अपनी माओ के साथ मवेशियों को चराते हैं, पानी भरते हैं, जंगल में लकड़ियों के बारी गट्ठर ढोते हैं। खुद मैंने भी ढोए थे। खतरा अब धीरे धीरे बढ़ने लगा था। रास्ते और भी संकरे होते जा रहे थे। संकरे होते जटिल। कई बार लगता जैसे रास्तों को इंच टेप से नाप कर एक जीप जितना ही चौड़ा बनाया गया है कि जरा भी संतुलन बिगड़े, इंच भर भी जीप इधर उधर खिसके तो हम सीधे घाटियों में। इन रास्तों पर जगह जगह लिखी चेतावनियां भी हमें खतरों के प्रति सजग कर रही थी। सामने ही लिखा था, धीरे चलाए, घर में बच्चे आपका इंतजार कर रहे हैं। थोड़ा और आगे बढ़े कि फिर एक चेतावनी, वी केयर मैन ईटर अराउंड। पर हमें नरबक्षी जानवर नहीं। नरबक्षी क्या होता है? नर का अर्थ होता है मानव, मनुष्य, आदमी। बक्षी यानी कि बक्स करने वाला, खाने वाला, संस्कृत शब्द है ये। यानी कि जो इंसानों को खा जाने वाले जानवर होते हैं। दूध देने वाले याक दिखे, काले काले ढेर सारे याक। पहाड़ों पर गिरती बर्फ से प्राकृतिक ढंग से रक्षा करने वाले घने घने बालों वाले याक। सूरज ढलने लगा था। हमने देखा कुछ पहाड़ी औरतें गायों को चराकर वापस लौट रही थी। कुछ के सिर पर लकड़ियों के भारी भरकम गट्ठर थे। ऊपर आसमान फिर धुंध और बादलों से घिरा हुआ था। उतरती संध्या में जीप पर जब साय के बागानों से गुजर रही थी जीप अब चाय के बागानों से गुजर रही थी कि फिर एक दृश्य ने मुझे खींचा। नीचे चाय के हरे भरे बागानों में कई युवतियां बोकू पहने चाय की पत्तियां तोड़ रही थीं। नदी की तरह उफान लेता उनका यौवन और श्रम से दमकता गुलाबी चेहरा। एक युवती ने चटक लाल रंग का बोकू पहन रखा था। सघन हरियाली के बीच चटक लाल रंग डूबते सूरज की स्वर्णिम और सात्विक आभा में कुछ इस कदर इंद्रधनुष की छटा बिखेर रहा था कि मंत्रमुग्ध सी मैं चीख पड़ी, इतना अधिक सौंदर्य मेरे लिए ऐसा ही है, ऐसा ही है जो सहन करने योग्य न हो। यानी कि जब इंसान की सहन करने की जो अक्षमता खत्म हो जाती है, लेकिन उसकी लालसा होती है कि आगे भी इस चीज को देखा जाए, निहारा जाए, या तो वो जो अक्षमता है, वो जो कैपेबिलिटी है, वो खत्म हो जाना। ठीक है, एक तो ये होता है। लेकिन यहाँ पर ऐसा ही का मतलब यही है कि उनके मन के अंदर इच्छा थी कि इस प्राकृतिक सौंदर्य को और ज्यादा देखें। ठीक है, लेकिन वो प्राकृतिक सौंदर्य इतना ज्यादा
अधिक सुंदर था कि लेखिका का जो मन था उससे हट ही नहीं रहा। ठीक है। सघन हरियाली के बीच चटक लाल रंग डूबते सूरज की स्वर्णिम और सात्विक आभा में कुछ इस कदर इंद्रधनुषी छटा बिखेर रहा था कि मंत्रमुग्ध सी मैं चीख पड़ी, इतना अधिक सौंदर्य मेरे लिए असह्य था। योमथांग पहुंचने के लिए हमें रात भर लायुंग में पड़ाव लेना था। गगनचुंबी पहाड़ों के तल में सांस लेती एक नन्ही सी शांत बस्ती लायुंग, सारी दौड़ धूप में से दूर जिंदगी जहां निश्चिंत सो रही थी, उसी लायुंग में हम ठहरे थे। तीस्ता नदी के तीर पर बसे लकड़ी के एक छोटे से घर में मुंह हाथ धोकर मैं तुरंत ही तीस्ता नदी के किनारे बिखरे पत्थरों पर बैठ गई थी। सामने बहुत ऊपर से बहता झरना नीचे कलकल बहती तीस्ता में मिल रहा था। मधिम मधिम हवा बह रही थी, पेड़ पौधे झूम रहे थे, गहरे बादलों की परत ने चांद को ढक रखा था। बाहर परिंदे क्या होता है, पक्षी। बाहर परिंदे और लोग अपने घरों को लौट रहे थे। वातावरण में अद्भुत शांति थी। मंदिर की घंटियों सी, घुंघरुओं की रुनझुनाहट सी आंख अनायास अचानक से ज्ञान का नन्हा सा बोधिसत्व जैसे भीतर उगने लगा। वही सुख शांति और सुकून है जहाँ अखंडित संपूर्णता है। पेड़ पौधे पशु और आदमी सब अपनी अपनी लय ताल और गति में है। हमारी पीढ़ी ने प्रकृति की इस लय ताल और गति से खिलवाड़ कर अक्षमय अपराध किया। अक्षमय क्या होता है, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द है। अक्षमय का मतलब होता है कि जिसको माफ न किया जा सके। ठीक है। अगर आप से पेपर में ये पूछा जाए कि तीस्ता नदी के वातावरण के बारे में आप बताइए या तीस्ता नदी के सौंदर्य के बारे में बताओ, तो ये जो कुछ उपयुक्त पंक्तियों में पढ़ चुके हैं ना, ये आप उसमें लिख दोगे। ठीक है। हिमालय अब मेरे लिए एक कविता ही नहीं दर्शन बन गया था। अंधेरा होने के पहले ही किसी अंधेरा होने के पहले ही किसी प्रकार डगमगाती शिला और पत्थरों से होकर तीस्ता नदी की धार तक पहुंची। बहते पानी को अपनी अंजुलि से भरा तो अतीत भीतर धड़कने लगा। अंजुलि दोनों हाथों को इकट्ठा करके और फिर पानी उसमें भरना। अतीत होता है भूतकाल। स्मृति में कौंधा, कौंधना मतलब याद आना। हमारे यहाँ जल की जल को हाथ में लेकर संकल्प किया जाता है। ये बात किसने कही है? ये जितेंद्र नार्गे लेखिका को, जितेंद्र नार्गे ने लेखिका को क्या संकल्प करो। पर मैं संकल्प की स्थिति में नहीं थी। भीतर थी एक प्रार्थना, एक कमजोर व्यक्ति की प्रार्थना। भीतर का सारा हलाहल, हलाहल क्या होता है? जहर। सारी तामसिकताएं बह जाए। तामसिकताएं क्या होती है? जो बुरी सोच होती है, नेगेटिव थिंकिंग जो होती है। ठीक है। इसी बहती धारा में धीरे धीरे गहराने लगी। हिमालय ने काला कंबल ओढ़ लिया था। जितेन ने संगी साथियों के साथ नाचना शुरू किया। तो देखते देखते एक आदिम रात्रि की महक से प्रियो की कहानी सी मोह वह रात महक उठी। मस्ती और मादकता का ऐसा संक्रमण। संक्रमण क्या होता है? मिलना, इकट्ठा करना या मिला हुआ। संक्रमण हुआ कि एक एक कर हम सभी सैलानी गोल गोल घेरा बनाकर नाचने लगे। मेरी 50 वर्षीय सहेली मणि ने कुमारियों की को भी मात करते हुए वो जानदार नृत्य प्रस्तुत किया कि हम सब अवाक उसे देखते रह गए। अवाक रहना, हैरान रहना। कुमारियों सी मात क्या होता है? मात करना, यानी कि पराजित करना, हरा देना, मात देना, मुहावरा ये भी। ठीक है। और कुमारियों सी क्या होता है? जो नौजवान युवतियां होती है, जो नौजवान लड़कियां होती है, 20, 22, 25 साल की जो लड़कियां होती है। यानी कि जो लेखिका की सहेली थी मणि, उस मणि ने कैसा नृत्य किया था? जैसे एक नौजवान लड़की का होता है। ठीक है। एक जैसे नौजवान युवती डांस करती है ऐसे उन्होंने नृत्य किया था उनकी सहेली ने। उम्र तो उसकी 50 के लगभग थी, लेकिन उन्होंने जो नृत्य किया वो किसके भांति किया? एक नौजवान की भांति, एक नौजवान युवती की भांति। ठीक है। आगे चलिए। कितना आनंद भरा था उसके भीतर। कहाँ से आता था इतना आनंद? लायों की सुबह, बेहद शांत अवसर में तीस्ता नदी की शांत धारा के समान ही कल कल कर बहती हुई। अधिकतर लोगों की जीविका का साधन पहाड़ी आलू दान की खेती और दारू का व्यापार।
अब आपसे ये पूछा जाएगा कि वहाँ के लोगों के जीविका का साधन क्या था, लाइन के लोगों की जीविका का साधन क्या था। अगर पेपर में ये पूछा जाए तो आप क्या लिखोगे कि पहाड़ी आलू, धान की खेती और दारू का व्यापार। आगे चलिए। सुबह मैं अकेले ही टहलने निकल गई थी। मैंने उम्मीद की थी कि यहाँ कुछ बर्फ मिलेगी, पर अप्रैल के शुरुआती महीने में यहाँ बर्फ का एक कतरा भी नहीं था। यद्यपि हम सी लेवल से 14,000 फीट की ऊंचाई पर थे। मैं बर्फ देखने के लिए बेचैन थी। हम मैदानों से आए लोगों के लिए बर्फ से ढके पहाड़ी किसी जन्नत से कम नहीं होते। वहीं पर घूमते हुए एक सिक्किमी नवयुवक ने मुझे बताया कि प्रदूषण के चलते स्नोफॉल लगातार कम होती जा रही है। अब ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है क्योंकि ठीक है, प्रदूषण के कारण स्नोफॉल स्नोफॉल लगातार कम होता जा रहा है। आप इस विषय में अपनी क्या राय दे सकते हो? क्या बर्फ, ठीक है, कटाव जो कि टूरिस्ट स्पॉट नहीं बनने के कारण सुर्खियों में। टूरिस्ट स्पॉट क्या होता है? भ्रमण स्थल, जहाँ पर सैलानी घूमने के लिए आया जाया करते हैं, उसको बोलते हैं टूरिस्ट स्पॉट। यानी कि अंग्रेजी शब्द है ये। और सुर्खियों में आना, चर्चा में आना। ठीक है, चलिए आगे चलिए। और अपने प्राकृतिक स्वरूप में था। कटाव जो लायुंग से 500 फीट ऊंचाई पर था। अगर पेपर में आपसे पूछा जाए कि कटाव लायुंग से कितनी ऊंचाई पर था, कितनी फीट की ऊंचाई पर था, तो क्या जवाब दोगे आप? 500 फीट। और करीब 2 घंटे का सफर था। वह नवयुवक मुझसे बतिया रहा था कि उसकी घरवाली अपने छोटे से लकड़ी के घर के बारे हमें उत्सुकता पूर्वक दिख रही है कि तभी गाय ने आकर बार थैले में रखा उसका मुंहा गुड़ुप कर लिया। यानी कि जो भी चारा वारा था उसको गाय ने खा लिया था। मीठी झिड़कियां देकर उसने गाय को भगा दी भगा दिया। ठीक है, मीठी झिड़कियां यानी कि उसको डंडे से न मारना, वैसे आवाज से ही उसको उस जगह से अलग कर दिया। उम्मीद, आवेश और उत्तेजना के साथ अब हमारा सफर कटाव की ओर। कटाव का रास्ता और खतरनाक था। उस पर धुंध और बारिश। जितेन लगभग अंदाज से गाड़ी चला रहा था। पहाड़, पेड़, आकाश, घाटियां, सब बादलों की परत। सब कुछ बादल में यानी कि बादलों से युक्त, यानी कि बादलों से ढका हुआ। बादलों को चीर कर निकलती हमारी जीप खतरनाक रास्तों के एहसास ने हमें मौन कर दिया था। और उस पर बारिश एक चुक, और अब सब खलास सांस रोके हम धुंध और फिसलन भरे रास्ते पर संभल संभल कर आगे बढ़ती जीप को देख रहे थे। हमारी सांस लेने की आवाज के सिवाय आसपास जीवन का कोई पता नहीं था। फिर नजर पड़ी बड़े बड़े शब्दों में लिखी एक चेतावनी पर। इफ यू आर मैरिड, डाइवर्स पेड। थोड़ी ही दूर आगे बढ़ी कि फिर एक चेतावनी, दुर्घटना से देर बोली, सावधानी से मौत चली। करीब आधे रास करीब आधे रास्ते बाद धुंध छटी। धुंध छटना यानी कि अलग होना। स- जो दृश्य है वो साफ सुथरा या ठीक ठीक दिखाई देना। ठीक है, जैसे सुबह के समय में धुंध छा जाती है। और साथ ही सृष्टि और हमारे बीच फैला सन्नाटा भी हटा। नार्गे उत्साहित होकर कहने लगा, कटाव हिंदुस्तान का स्विट्जरलैंड है। मेरी सहेली मणि स्विट्जरलैंड घूम आई थी। उसने तुरंत प्रतिवाद किया। प्रतिवाद होता है जवाब देना या बात को काटना। ठीक है, नहीं, स्विट्जरलैंड भी इतनी ऊंचाई पर नहीं है और न ही इतना सुंदर। हम कटाव के करीब आ रहे थे। क्यों? क्योंकि दूर से ही बर्फ से ढके पहाड़ दिखने लगे थे। पास में जो पर्वत थे वे आधे हरे काले दिख रहे थे। लग रहा था जैसे किसी ने पहाड़ों पर पाउडर छिड़क दिया हो। कहीं पाउडर बची रह गई हो और कहीं वह धूप में बह गई हो। नारगे ने उत्तेजित होकर कहा, देखिए, एकदम ताजा बर्फ है। लगता है रात में गिरी है यह बर्फ। थोड़ा और आगे बढ़ने पर अब हमें पूरी तरह बर्फ से ढके पहाड़ दिख रहे थे, साबुन के जाग की तरह।
सब और गिरी हुई बर्फ। मैं जीप की खिड़की से मुंडकी निकाल निकाल दूर दूर तक देख रही थी। चांदी से चमकते तार। एकाएक जितेन ने पूछा, कैसा लग रहा है? मैंने जवाब दिया, राम रोछो। राम रोछो वहीं के ये जो भाषा है, जो भाषा है, उसी भाषा में जवाब दिया उन्होंने, राम रोचो, यानी कि बहुत अच्छा। वह उछल पड़ा, अरे यह नेपाली बोली कहाँ से सीखी? अपनी भाषा के गर्व से उसकी आंखें चमक उठी, चेहरा इतराने लगा, और तभी किसी चमत्कार की तरह हल्की हल्की बर्फ बर्फ एकदम महीन महीन मोती की तरह गिरने लगी। तिमरो माया सेंधो मलाई ताउंचो, तुम्हारा प्यार मुझे सदैव रुलाता है। चौं और बिखरी है बर्फीली सुंदरता जितेन के मन पर भी थाप लगाने लगी थी। थाप लगाना यानी कि छाप छोड़ देना। प्रेम की झील में तैरते हुए जुम जुम गाने लग था वह। हम सभी सैलानी अब जीप पर कर बर्फ पर कूदने लगे थे। यहाँ बर्फ गुट बर्फ मेरे पाँव करने लगे भी किए। भी लेट कर इस को भी को जी भर देखूं। मेरे पास बर्फ पर पहनने वाले लंबे लंबे जूते नहीं थे। मैंने चाहा कि किराए पर ले लूं, पर कटाव युमथांग और जांगू लेक की तरह टूरिस्ट स्पॉट नहीं था। इस कारण, यानी कि कटाव युमथांग और जांगू लेक की तरह टूरिस्ट स्पॉट नहीं था, बाकी ये दोनों जगह टूरिस्ट स्पॉट थे। ठीक है। इस कारण यहाँ जांगू की तरह दुनिया भर की तो क्या एक भी दुकान नहीं थी। खैर, दनादन फोटो, दनादन यानी कि लगातार कंटिन्यूटी में फोटो खिंचवाने की बजाय मैं उस सारे परिदृश्य को अपने भीतर लगातार खींच रही थी, जिसे महानगर के डार्क रूम में इसे फिर देख सकूं। संपूर्णता के उन क्षणों में यह हिम शिखर मुझे मेरे आध्यात्मिक अतीत से जोड़ रहे थे। शायद ऐसी ही विभोर कर देने वाली, विभोर यानी कि खुश कर देने वाली, आकर्षित कर देने वाली दिव्यता, यानी कि चमक, दिव्यता का अर्थ होता है चमक, के बीच हमारे ऋषि मुनियों ने वेदों की रचना की होगी, जीवन सत्यों को खोजा होगा, सर्वे भवन्तु सुखिनः का महामंत्र पाया होगा। अंतिम सर्वे भवन्तु सुखिनः यानी कि सभी सुख रहे। अंतिम संपूर्णता का प्रतीक वह सौंदर्य ऐसा कि बड़ा से बड़ा अपराधी भी इसे देख ले तो अक्षणों के लिए ही सही करुणा का अवतार बुद्ध बन जाए। और तभी दिमाग में कौंधा कि मिल्टन ने ईव की सुंदरता का वर्णन करते हुए लिखा था कि शैतान भी उसे देखकर ठगा सा रह जाता था और दूसरों का अमंगल करने की वृत्ति भूल जाता। वृत्ति क्या होती है? सब स्वभाव, अंग्रेजी में नेचर बोलते हैं। ठीक है। मैंने मणि से पूछा, क्या उसने पढ़ी है मिल्टन की वह कविता? पर मणि उस समय किसी दूसरे ही सवाल से जूझ रही थी। वह एकाएक दार्शनिकों की तरह कहने लगी। दार्शनिक यानी कि अंग्रेजी में इसको क्या बोलते हैं? फिलोसफर। ठीक है। चलिए, ये हिमशिखर जल स्तंभ है पूरे एशिया के। देखो, प्रकृति भी किस नायाब ढंग से सारा इंतजाम करती है। सर्दियों में बर्फ के रूप में जल संग्रह कर लेती है। अब प्रकृति जल संग्रह कैसे करती है, ये पेपर में क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे। ये जो पंक्तियां अभी पढ़ेंगे हम, ये उस पर के जवाब में लिख देंगे। यानी कि सर्दियों में तो क्या होता है, जो जल होता है वो बर्फ बन जाता है, लेकिन गर्मियों में धीरे धीरे वो पिघलने शुरू हो जाता है, और पिघल कर वो किसका रूप ले लेता है? वही बर्फ जल का रूप ले लेता है, और वो नदी नालों में बहना शुरू हो जाता है। और जो वहाँ के उस क्षेत्र के जो निवासी है, वो फिर उसे जल के रूप में प्रयोग करते हैं, यानी कि उस जल को अच्छे से प्रयोग में लेकर आते हैं। ठीक है। देखिए, एक एक दार्शनिकों, सॉरी, सर्दियों में बर्फ के रूप में जल संग्रह कर लेती है, और गर्मियों में पानी के लिए जब त्राई त्राई मचती है, तो ये बर्फ सिलाई पिघल पिघल जल धारा बन हमारे सूखे कंठों को तरावट पहुंचाती है। कितनी अद्भुत व्यवस्था है जल संचय की। ठीक है।
मणि ने अभी बहुत माथा नवाया। जाने कितना ऋण है हम पर इन नदियों का, हिम शिखरों का। संसार कितना सुंदर। स्वप्न जगाते उन लम्हों में मैंने सोचा, पर तभी उदासी की एक जीनी सी परत मुझ पर छा गई। उड़ते बादलों की तरह पत्थर तोड़ते उन पहाड़ियों का ख्याल आ गया। आत्मा की अनंत परतों को छीलता हुआ हमारा यह सफर थोड़ा और आगे बढ़ा कि तभी देखा इक्की दुक्की फौजी छावनियां। ध्यान आया, यह बॉर्डर एरिया। थोड़ी दूरी पर ही चीन की सीमा। एक फौजी से मैंने कहा, इतनी कड़कड़ाती ठंड में आप लोगों को बहुत तकलीफ होती होगी। वह हंस दिया, एक उदास हंसी। आप चैन की नींद सो सके, इसीलिए तो हम यहाँ पहरा दे रहे हैं। फेरी बैठुल्ला, यानी कि वहीं की भाषा में उन्होंने ये कहा कि फेरी बैठुल्ला यानी कि फिर मिलेंगे। कहते हुए जितेन ने जीप चालू कर दी। थोड़ी देर बाद ही फिर दिखी एक फौजी छावनी, जिस पर लिखा था, वी गिव आवर टुडे फॉर योर टुमारो। मन उदास हो गया, भीतर कुछ पिघलने लगा। महानगर में रहते हुए कभी ध्यान ही नहीं आया कि जिन फिले इलाकों में वैशाख के महीने में भी 5 मिनट में ही हम ठिठुरने लगे थे। वैशाख क्या होता है? 9th क्लास में पढ़ के आए हो? जो ये दो बैलों कथा है कि जो गधे है वैशाख के महीने में कुल्ला करने लगते हैं, यानी कि वो आवाज देनी शुरू करते हैं, वो श्राद्ध करनी शुरू कर देते हैं। उसका मतलब ये है, वैशाख का ये देसी महीना है, यानी कि आपका ये लगा लीजिए मई का जो मई के अंतिम जो 15 दिन होते हैं और जून के स्टार्टिंग के जो 15 दिन होते हैं, इन्हें जोड़कर एक महीना हो गया वैशाख का महीना। ठीक है, आगे चलिए। हमारे ये जवान पौष और माघ यानी कि पो, वैसे अगर हमारे आंचलिक भाषा के अनुसार चले तो ये बोलते हैं, आंचलिक भाषा में ये बोला जाता है, पो जाडेगा छो, माँ जाडा कब मैं जा। यानी कि जो ये आपका दिसंबर और जनवरी होता है, दिसंबर को पो बोलते हैं और जनवरी को माँ बोलते हैं, माघ बोलते हैं। माँ भी बोल देते हैं, माघ भी बोल देते हैं। यानी कि अगर पो को ले तो दिसंबर के अंतिम 15 दिन और जनवरी के स्टार्टिंग के 15 दिन वो पो हो गया। और जो जनवरी के अंतिम 15 दिन और फरवरी के स्टार्टिंग के जो 15 दिन होते हैं उसको माघ बोलते हैं। ठीक है, जबकि सिवाय पेट्रोल के सब कुछ जम जाता है, तैनात रहते हैं, और जिन संकरे घुमावदार और खतरनाक रास्तों से गुजरने भर में हमारे प्राण कांप उठते हैं, उन रास्तों को बनाने में जाने कितनों के जीवन अपनी मियाद के पूर्व ही खत्म हो गए। मियाद यानी कि इच्छा के। मेरे लिए यह यात्रा सचमुच एक खोज यात्रा थी, परस्पर चेतना और अंतरात्मा में हलचल मचाने वाला था। बहरहाल हम हम लायूं वापस लौटकर फिर युमथांग की ओर। जितने कुछ दिन पूर्व ही नेपाल में ताजा ताजा आया था, युमथांग की घाटियों में एक नया आकर्षण और जुड़ गया। डेरो डेर प्रियता और रोडोडेंड्रो के फूल। रोडोडेंड्रो के फूल क्या होते हैं? जो सफेद रंग के फूल होते हैं, अधिकतर जो होते हैं वो कजरे के तौर पे इसे इन फूलों को प्रयोग करती हैं। ठीक है, बालों में लगाए जाते हैं। चलिए, जितेन बताने लगा, बस 15 दिनों में ही देखिएगा पूरी घाटी फूलों से इस कदर भर जाएगी कि लगेगा फूलों की सेज रखी हो। यहाँ रास्ते अपेक्षाकृत चौड़े थे, अपेक्षाकृत यानी कि उम्मीद से ज्यादा। इस कारण खतरों का एहसास कम था। इन घाटियों में कई बंदर भी दिखे, कुछ अकेले तो कुछ अपने बाल बच्चों के साथ। बहरहाल घाटियों, वादियों, पहाड़ों और बादलों की आंख मिचौले दिखाती पहाड़ी कबूतरों को उड़ाती हमारी जीप अब यूमथांग पहुंची तो हम थोड़े निराश हुए। बर्फ से ढके कटाव के हिम शिखरों को देखने के बाद यूमथांग थोड़ा फीका लगा, और यह भी एहसास हुआ कि मंजिल से कहीं ज्यादा रोमांचक होता है मंजिल तक का सफर। बहरहाल यूमथांग में चिप्स बेचती एक सिकनी युवती से मैंने पूछा, क्या तुम सिकनी हो? नहीं, मैं इंडियन हूँ, उसने जवाब दिया। सुनकर बहुत अच्छा लगा। सिक्किम के लोग भारत में मिलकर बहुत खुश हैं। जब सिक्किम स्वतंत्र रजवाड़ा था तब टूरिस्ट उद्योग इतना नहीं फूला फूला था। हर एक सिक्किमी भारतीय आबो हवा में
इस कदर गुल मिल गया था। आबो उर्दू शब्द है आबो हवा। क्या होता है पता है? आबो हवा का मतलब होता है जल और हवा। ठीक है, आब जल, उंदा उंदा समाज से। चलिए, इस कदर गुल मिल गया है कि लगता ही नहीं कभी सिक्किम भारत में नहीं था। जीप में बैठने को हुए कि एक पहाड़ी कुत्ते ने रास्ता काट दिया। मणि ने बताया, ये पहाड़ी कुत्ते हैं, ये भौंकते नहीं, ये सिर्फ चांदनी रात में ही भौंकते हैं। क्या? विस्मय और अविश्वास से मैं उसे सुनते रही। क्या समुद्र की तरह कुत्तों पर भी पूर्णिमा की चांदनी कामनाओं का ज्वार भाटा जगाती है? खैर, लौटती यात्रा में जीप में भी जितेन हमें रकम 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 यानी कि तरह तरह की जानकारी देता रहा। मैडम, यहाँ एक पत्थर है जिस पर गुरु नानक के फुटप्रिंट है। ये क्वेश्चन भी आ सकता है गुरु नानक से संबंधित। ठीक है, कहता है कि गुरु नानक की थाली से थोड़े से चावल छिटक कर बाहर गिर गए थे। जिस जगह चावल छिटक कर गिरे थे वहां चावल की खेती होती है। करीब 3-4 किलोमीटर बाद ही उसने फिर उंगली दिखाई। मैडम, इसे खेदम कहते हैं। खेदम के बारे में भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, यह पूरा लगभग 1 किलोमीटर का एरिया है। यहाँ देवी देवता का निवास है। यहाँ जो गंदगी फैलाएगा वह मर जाएगा। अगर पेपर में आप लिख सकते हो। ठीक है, चलिए आगे चलिए। तुम लोग पहाड़ों पर गंदगी नहीं फैलाते हैं? उन्हें जीप निकालते हुए कहा। नहीं मैडम, पहाड़, नदी, झरने, हम इनकी पूजा करते हैं। इन्हें गंदा करेंगे तो हम मर जाएंगे। तभी गैंगटोक इतना सुंदर, मैंने कहा गैंगटोक नहीं मैडम, गंगटोक सही है। इसका असली नाम गंगटोक है। गंगटोक का मतलब है पहाड़। मैं कुछ पूछती कि फिर वह फिर चालू हो गया। मैडम, युमथांग भी पहले टूरिस्ट स्पॉट नहीं था। वह तो सिक्किम जब भारत में मिला उसके भी कई वर्षों बाद भारतीय आर्मी के कप्तान शेखर दत्ता के दिमाग में आया कि यहाँ सिर्फ फौजियों को रखकर क्या होगा। घाटियों के बीच रास्ते निकाल कर इसे टूरिस्ट स्पॉट बनाया जा सकता है। आप देखिए, अभी भी रास्ते बन रहे हैं। यानी कि युमथांग पहले टूरिस्ट स्पॉट नहीं था। युमथांग को टूरिस्ट स्पॉट बनाने में किसका महत्वपूर्ण योगदान है? अगर ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाए तो क्या लिखोगे आप उसमें? कप्तान शेखर दत्ता का। या फिर ये पूछा जाए कि कप्तान शेखर दत्ता ने अपना एक महत्वपूर्ण योगदान क्या दिया देश को, तो आप ये भी इसमें ये पंक्तियां लिख सकते हो। ठीक है, हाँ, रास्ते अभी भी बन ही रहे हैं। नए नए स्थानों की खोज अभी भी जारी है। शायद मनुष्य किसी असमाप्त खोज का नाम है सौंदर्य। मन ही मन में कहते हूँ, जीप आगे बढ़ने लगती है। ये जो अध्याय था ये आपका समाप्त हो चुका है। ठीक है, 3 बार इसको हम पढ़ चुके हैं। तो इसमें से जो प्रश्न उत्तर है ये याद कर लेना। मंडे को ये सभी आपसे पूछे जाएंगे।